हेलो मेडिकोस, वेलकम टू रोबेस्को मेडिकल लाइब्रेरी। और आज के लेक्चर में जो टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं वो है एड्स। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह सकते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है, चाहे फिर वो अपन पैथो के पॉइंट ऑफ व्यू से कहिए या फिर माइक्रो के पॉइंट ऑफ व्यू से कहिए। इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है और कई बार बनता है, और एग्जाम में आप मान सकते हैं कि एड्स के ऊपर क्वेश्चन होगा ही होगा। 101% एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन एड्स से होंगे, पैथो के पेपर में भी और माइक्रो के पेपर में भी। अब देखिए आज के लेक्चर में अपन पढ़ने क्या क्या वाले हैं। वैसे एड्स के ऊपर टोटल 3 लेक्चर्स अपन अपलोड करेंगे। एक आज का लेक्चर है, इसके बाद 2 लेक्चर और आएंगे। तो आज के लेक्चर में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स के बारे में, कि कितने तरीके के इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स होते हैं। वैसे 2 तरीके के होते हैं, और एड्स भी अपन कह रहे हैं एक तरीके का इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर ही होता है। फिर अपन एड्स के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पे अपन इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ एड्स की बात करेंगे, जहाँ पे अपन ये देखेंगे कि पहला केस एड्स का अपने को कब मिला था, कितने स्टेजेस के अंदर एड्स क्लासीफाई है, वगैरह वगैरह। इसके अलावा अपन ईटियोलॉजिक एजेंट की बात करेंगे। अपन सबको पता है एड्स कौन कॉज करता है, एचआईवी वायरस कॉज करता है, तो उसका स्ट्रक्चर अपन आज के लेक्चर में देखेंगे। उसके अलावा अपन प्रोटीन्स एंड जीन एनकोडिंग दीज प्रोटीन्स, इनके बारे में अपन आज के लेक्चर में समझेंगे। इसके अलावा जो एचआईवी का इन्फेक्शन होता है या एड्स जो होता है उसके रूट ऑफ ट्रांसमिशन की बात करेंगे। और लास्ट में अपन वाइवा कॉर्नर के बारे में बात करेंगे। वाइवा कॉर्नर का मतलब है कि वाइवा के अंदर जो चीज़ें पूछी जाती है, एक या दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो वाइवा के अंदर आपसे पूछ सकते हैं, और वो जनरली बच्चों को पता ही नहीं होते। मैं आपको वो चीज़ें भी बताऊंगा, तो आप एंड तक ये लेक्चर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन कह रहे हैं इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीजेस। नाम से पता चल रहा है कि इम्यूनिटी का डेफिशिएंसी होगा, कि जो भी इम्यून सिस्टम है वो वीक होने वाला है। और ये जो इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीजेस होती है वो 2 तरीके की हो सकती है। एक तो प्राइमरी, तो एक होती है सेकेंडरी। प्राइमरी जो होती है वो कॉन्जेनाइटल होती है, यानी कि बर्थ से ही ये क्या होगी, प्रेजेंट होगी। कोई भी ना बच्चा पैदा हुआ, उसके अंदर बर्थ से ही अगर कोई इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है तो उसे अपन प्राइमरी या कॉन्जेनाइटल कहेंगे। यानी कि ये जेनेटिक या फिर डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटी की वजह से हो सकती है, या ये फिर जेनेटिक हो सकती है कि पेरेंट्स से बच्चे के अंदर ट्रांसफर हुई हो। सेकंड अपन बात कर रहे हैं सेकेंडरी या फिर एक्वायर्ड, जो एक पर्सन अपनी लाइफ टाइम के दौरान एक्वायर कर रहा है। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इम्यून सिस्टम का सप्रेशन हो जाता है इस वजह से। ठीक है, और इसका सबसे कॉमन एग्जांपल अपन देख रहे हैं एड्स होता है। एक टेबल दे रखी है, ये टेबल इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए कि प्राइमरी इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीजेस के क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, और सेकेंडरी इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीजेस के क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। प्राइमरी इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज में एक सबसे कॉमन एग्जांपल आता है सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीजेस, जहाँ पे अपने को पता है कि जो पर्सन होगा उसके अंदर बी एंड टी सेल्स जो होंगे वो डिफेक्टिव हो जाते हैं। और फिर अपन को पता है कि अगर बी एंड टी सेल्स डिफेक्टिव हो जाते हैं तो इसका ट्रीटमेंट किससे किया जाता है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन से किया जाता है। ये अपने को ऑलरेडी पता है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं कि एक एग्जांपल अपन कह रहे हैं कि यहाँ पे देखिए टी सेल डिफेक्ट के अंदर आपके डीजॉर्ज सिंड्रोम आ सकता है, जिसे अपन थाइमिक हाइपोप्लेजिया कह रहे हैं। बी सेल डिफेक्ट्स के अंदर कुछ कुछ एग्जांपल्स आ सकते हैं, जैसे कि आईजीए डेफिशिएंसी हो गया, या फिर है ना ब्रूटेंस एक्स लिंक्ड गामा ग्लोबुलिनिया हो गया। एग्जाम्पल्स इतने रटने नहीं है, आपको 2-3 एग्जाम्पल्स पर पता होने चाहिए कि प्राइमरी इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीजेस के ये एग्जाम्पल होते हैं। अब देखिए सेकेंडरी इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीजेस के क्या क्या एग्जाम्पल होंगे। कुछ इन्फेक्शंस हो सकते हैं जिसमें आता है एड्स, सबसे कॉमन सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल यही है। कैंसर्स की अपन बात करेंगे, कैंसर अपन पूरे सिस्टमिक पैथो में अपन कई कैंसर्स पढ़ेंगे, और सबकी सब क्या होती है, सेकेंडरी इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीजेस होती है। सार्कोइडोसिस हो सकते हैं, ऑटो इम्यून डिजीजेस, जिसमें एक एग्जाम्पल आ सकता है एसएलई। एसएलई के बारे में अपन आना इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे आने वाले कुछ लेक्चर्स में। तो आज के लेक्चर में अपन क्या पढ़ रहे हैं, एड्स। एड्स क्या है, एक तरीके की सेकेंडरी इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज है। इतना समझ आया। अब ये जो टेबल है वो आप नोट्स में देख सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से आप नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा। अब चलिए बात करते हैं आज के लेक्चर का जो मेन टॉपिक है वो, कि एड्स की फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। अपन सबको पता है जो फर्स्ट केस था एड्स का वो यूएस के अंदर देखा गया था 1981 के अंदर। और यूएस सीडीसी क्लासिफिकेशन, सीडीसी का मतलब है सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, इसने एड्स के कुछ डिफाइनिंग क्राइटेरिया बताए हैं। एड्स के 3 डिफाइनिंग क्राइटेरिया है, अगर ये चीज़ें होगी तो ही उसे एड्स का पेशेंट माना जाएगा। पहला तो कंफर्म्ड एचआईवी केस होना चाहिए।
क्योंकि अपन को पता है कि एड्स कौन कॉज करता है, HIV कॉज करता है। लेकिन HIV इन्फेक्शन हमेशा एड्स कॉज करेंगे ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। बट HIV इन्फेक्शन से एड्स होगा ही होगा, ये अपन नहीं कह सकते, बट एड्स हमेशा HIV से ही होगा, ये बिल्कुल सच बात है। समझ आई बात? तो HIV केस होना चाहिए। दूसरा, एसोसिएटेड क्लिनिकल कंडीशंस उस पेशेंट के अंदर देखने को मिलनी चाहिए, यानी कि जो क्लिनिकल फीचर्स होंगे एड्स के वो देखने को मिलने चाहिए। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि CD4+ जो टी सेल्स होती है उनके नंबर बहुत कम होने चाहिए, यानी कि टी हेल्पर सेल्स के नंबर जो होते हैं वो पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा कम होने चाहिए। अगर ये 3 क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं तो अपन कहेंगे जो पेशेंट है वो एड्स का पेशेंट है। और इन सारे फीचर्स के बिहाफ पे टोटल HIV की जो इन्फेक्शन है उसके टोटल 5 स्टेजेस अपने को देखने को मिलती है। एक तो स्टेज 0, 1, 2, 3 एंड एक आती है अननोन स्टेजेस। अब अपन इन स्टेजेस की बात करेंगे जब अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पैथोजेनेसिस पढ़ेंगे एड्स का, और पैथोजेनेसिस के बाद में अपन इन स्टेजेस की बात करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब अपन बात कर रहे हैं ईटियोलॉजिक एजेंट ऑफ एड्स। देखिए, ईटियोलॉजिक एजेंट के अंदर अपन सबको पता है कि क्या है, HIV जो है वो ईटियोलॉजिक एजेंट है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। और ये कैसा वायरस है? एक तरीके का RNA वायरस है, जिससे अपन क्या कह सकते हैं, रेट्रोवायरस कह सकते हैं। यानी कि RNA जो होगा वो इस वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा। अब ये जो HIV होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक तो ट्रांसफॉर्मिंग वायरस होते हैं, तो एक साइटोपैथिक वायरस होते हैं। जो ट्रांसफॉर्मिंग वायरस होते हैं उन्हें ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया लिम्फोमा वायरस कहा जाता है, HTLV। वेरी इंपॉर्टेंट, फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया लिम्फोमा वायरस, जो कि दो तरीके के होते हैं, HTLV-1 एंड HTLV-2। क्या ये एड्स कॉज करेंगे क्या? जी नहीं। फिर आता है साइटोपैथिक वायरस। साइटोपैथिक वायरस के अंदर आपके HIV आता है, जिसमें HIV-1 और HIV-2 आते हैं। और एड्स के जितने भी केसेस होते हैं उसमें से 95% केसेस जो होते हैं वो कौन कॉज करता है? HIV-1 कॉज करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, 95% केसेस आपको HIV-1 के देखने को मिले। ये हुआ। नेक्स्ट अपन अब बात कर रहे हैं कि जो HIV-1 है उस वायरस पार्टिकल के अपन स्ट्रक्चर और उसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा HIV-1 का? तो आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि MCQ फिलिप्स में ये चीज आती है कि कैसे स्ट्रक्चर होगा, तो अपन कहेंगे आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। इसका साइज जो होता है वो 100 to 140 नैनोमीटर का होता है। और इसके अंदर लिपिड बाइलेयर होती है जो कि वो होस्ट सेल से ही क्या करेगा, डिराइव करेगा। नेक्स्ट अपन अब कह रहे हैं कि इसके स्ट्रक्चर के अंदर मेनली दो चीजें होती है, एक तो कोर होता है, एक एनवेलप होता है। डायग्राम भी देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। अभी आप ये समझिए कि जो कोर होता है वो कॉर्न शेप्ड का होता है, और कोर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है। जैसे कि एक तो होता है कैप्सिड प्रोटीन। कैप्सिड प्रोटीन का नाम है P24। अब ये सारी चीजें रटने की है कि कैप्सिड प्रोटीन का नाम P24 है और सबसे ज्यादा P24 ही प्रेजेंट होगा। इसके अलावा एक होता है मैट्रिक्स प्रोटीन जो कि होता है P17। एक आता है न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन जो कि होता है P7/9। इसके अलावा RNA के दो इंडिपेंडेंट स्ट्रैंड्स देखने को मिलते हैं, यानी कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो क्या होगा? RNA ही होगा। और 3 वायरल एंजाइम्स देखने को मिलते हैं जिनको याद रखने की ट्रिक है RIP, रेस्ट इन पीस नहीं। R से अपन कह रहे हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, I से अपन कह रहे हैं इंटीग्रेस, और P से कह रहे हैं प्रोटीएस। ये 3 वायरल एंजाइम्स HIV-1 के अंदर देखने को मिलते हैं। फिर आता है एनवेलप। एनवेलप जो होता है वो लिपिड बाइलेयर से ही बनता है, और अभी अपन ने बोला कि लिपिड बाइलेयर जो होता है वायरस कहाँ से डिराइव करता है? होस्ट सेल से ही डिराइव करता है। और इस एनवेलप के अंदर दो ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। दोनों ग्लाइकोप्रोटीन्स इंपॉर्टेंट है, जब अपन पैथोजेनेसिस पढ़ेंगे तो अपने को इनका रोल पता चलेगा कि दो ग्लाइकोप्रोटीन्स कौन से होते हैं। बाहर की तरफ तो GP120 होता है, यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन 120। तो ट्रांस मेम्ब्रेनस यानी कि अंदर की तरफ, मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ में अपन देखें तो GP41 ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होता है। पूरा की पूरी स्लाइड रटने की है, आपको ढंग से रटनी ही है कि भाई कोर होता है, एनवेलप होता है, ये प्रोटीन्स होते हैं, ये 3 एंजाइम्स होते हैं और 2 ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। अब अपन डायग्राम भी देखेंगे। एक बार पहले आप ये देखिए कि ये जो वायरल प्रोटीन्स होते हैं इनकी एनकोडिंग ऑब्वियस सी बात है कि कोई ना कोई जीन्स करेंगे। तो कौन कौन से जीन्स होते हैं वो आपको याद रखना है। याद रखने की ट्रिक है GPET। GPET, जी से अपन कह रहे हैं गैग जीन, P से अपन कह रहे हैं पॉल जीन, E से अपन कह रहे हैं एन्व जीन, और T से अपन कह रहे हैं टेट जीन। 4 नाम याद रहेंगे। देखिए, गैग जीन जो होता है उसे अपन ग्रुप जीन कहते हैं, और ये आपके एनकोडिंग करता है कोर के प्रोटीन्स की। कोर के प्रोटीन्स अभी अपन ने देखा कि कौन कौन से होंगे,
आपके P24 हो गया, P17 हो गया, P7/9 हो गया, इनकी एनकोडिंग कौन करेगा? गैग जीन करेगा। तो वहीं अपन कह रहे हैं पॉल जीन यानी कि पॉलीमरेज जो होता है वो एंजाइम्स की एनकोडिंग करता है। एंजाइम्स अपन ने अभी बोला RIP होता है यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इंटीग्रेज एंड प्रोटीएज। और एनवजीन ऑब्वियसली बात है कि एनवेलप के जो प्रोटीन्स होंगे, जो ग्लाइकोप्रोटीन्स यानी कि GP120 और GP41 की एनकोडिंग करता है। फिर आता है टेट जीन। टेट जीन जो होता है वो ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर होता है, जिसमें जो P14 प्रोटीन होता है उसका रोल आता है। और ये क्या करता है कि इंटीग्रेटेड वायरल DNA का एम्प्लीफिकेशन कराता है। अभी अपन ने कहा कि इसमें तो RNA होता है, और यहाँ अपन कह रहे हैं कि इंटीग्रेटेड वायरल DNA आ गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब इन्फेक्शन होगा ना तो RNA से DNA बन जाता है। ये अपन सबको पता है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के प्रेजेंस में वायरस क्या करेगा? RNA से DNA बना लेगा। और ये DNA जो होता है ना वो होस्ट के DNA के साथ में इंटीग्रेट हो जाता है। और इंटीग्रेट होने के बाद में कि भाई ये होस्ट का DNA मान लो, ये वायरस का DNA मान लो, अब ये दोनों इंटीग्रेट हो गए और ये मिमिक कैसे किसको कर रहे हैं? होस्ट के DNA को मिमिक कर रहे हैं। ठीक है, और अब इसका जो नंबर बढ़ेगा वो टेट जीन की वजह से बढ़ पाता है। समझ आई? तीनों अपन ने बात कर ली कि भाई चार जो अपन ने जीन्स की बात कर ली। इसके बाद अपन ये देखिए डायग्राम देखिए कि सबसे बाहर की तरफ क्या है? एनवेलप है। ये देखिए लिपिड बाई लेयर से क्या कर रखी है? लिपिड की मेम्ब्रेन, और लिपिड बाई लेयर से क्या बन रखा है? एनवेलप बन रखा है, जिसमें दो ग्लाइकोप्रोटीन है। एक तो GP120 है, ये जो बाहर की तरफ है, और अंदर की तरफ कौन सा है? GP41 है। दो ग्लाइकोप्रोटीन की बात कर ली। फिर अपन कोर के अंदर जा रहे। कोर के अंदर अपन कह रहे कि कौन कौन से प्रोटीन है? P18 है, P24 है। दो अपन कह रहे इंडिपेंडेंट स्ट्रैंड्स, देखो ये RNA के दो इंडिपेंडेंट स्ट्रैंड्स पड़े, और यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है जो कि क्या करेगा? RNA से DNA बनाएगा इन्फेक्शन के दौरान। समझ आई चीज? तो ये अपन ने बात करी पूरे के पूरे स्ट्रक्चर की। नेक्स्ट अपन अब बात कर रहे हैं रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन की। देखिए रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन में अपने को पता है कि सेक्सुअल ट्रांसमिशन से HIV इन्फेक्शन जो होता है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर ट्रांसमिट हो जाता है, और मेन मोड जो है वो सेक्सुअल ट्रांसमिशन ही होता है 75% केसेस के अंदर। HIV का इन्फेक्शन, एड्स का इन्फेक्शन सेक्सुअल ट्रांसमिशन की वजह से होता है। उसमें भी अपन कह रहे हैं कि मेल टू मेल ट्रांसफर या मेल टू फीमेल ट्रांसफर ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू फीमेल टू मेल। एक तो सेक्सुअल ट्रांसमिशन हो गया। दूसरा अपन कह रहे हैं कि ब्लड या फिर ब्लड प्रोडक्ट्स की वजह से भी 25% केसेस लगभग देखने को मिलते हैं। और ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट्स की वजह से HIV का इन्फेक्शन तीन तरीके की हाई रिस्क पॉपुलेशन के अंदर हो सकता है। एक तो इंट्रावीनस ड्रग अब्यूजर्स के अंदर, एक हीमोफीलियक्स के अंदर। हीमोफीलियक्स का मतलब होता है कि जिन पर्सन्स को हीमोफीलिया की डिजीज होती है उन्हें हीमोफीलियक्स कहा जाता है। या फिर अपन देखें कि कोई ऐसा पर्सन हो जिसे रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत और गलती से उसके अंदर HIV इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट्स जो है वो ट्रांसमिट हो गए, तो फिर HIV के इन्फेक्शन हो सकते हैं। मदर टू चाइल्ड के अंदर भी HIV का इन्फेक्शन हो सकता है। तीसरा तरीका ये हो गया कि भाई प्रेगनेंसी के दौरान या लेबर के दौरान या ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह के दौरान इन्फेक्टेड मदर से है ना जो बच्चा होगा उसके अंदर भी HIV इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है। और ऐसे होने के चांसेस 15 से 45% होते हैं कि कोई भी मदर है जिसको HIV है, अब उसके बच्चे को यानी कि उस इन्फेंट को HIV होने के चांसेस कितने रहेंगे? 15 टू 45% रहेंगे। इसके अलावा कुछ ऑक्यूपेशनल ट्रांसमिशन हो सकते हैं, जैसे कि हेल्थ केयर वर्कर्स हो गए, लेबोरेटरी वर्कर्स हो गए, या फिर जो अपन देखें कि है ना शार्प्स का डिस्पोजल करते हैं, जो शार्प वेस्ट मटेरियल होते हैं उनका डिस्पोजल करते हैं, उन लेबर्स के अंदर HIV होने के चांसेस हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फ्लूइड से अपन देखें तो एक्सपोजर उनका हुआ हुआ रहता है, हेल्थ केयर वर्कर्स का, लेबोरेटरी वर्कर्स का भी। और इसके अलावा शार्प, जैसे कि अपन कह रहे हो इंजेक्शन हो गया, इंजेक्शन की निडल के अंदर HIV पेशेंट का ब्लड लगा हुआ हो और गलती से वो क्या करे कि जो पर्सन उस शार्प के वेस्ट का डिस्पोजल कर रहा तो उसको वो निडल लग जाए, तो फिर HIV का इन्फेक्शन उससे भी हो सकता है। या कुछ अदर बॉडी फ्लूइड्स से भी हो सकता है, जैसे कि सलाइवा, टीयर्स, यूरिन, स्वेट वगैरह वगैरह। लेकिन मेन मोड क्या है? सेक्सुअल ट्रांसमिशन याद रखना है, ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स याद रखना, मदर टू चाइल्ड याद रखना है। रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन के बाद अपन अब बात कर रहे हैं लास्ट में कि वाइवा के अंदर कभी कभी ये चीज पूछी जाती है कि जरा बताओ कि HIV कंटामिनेटेड वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसका डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन कैसे करोगे? जनरली ये क्वेश्चन माइक्रो के अंदर पूछा जाता है। जब बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की बात करोगे ना तो वहां पे बहुत ज्यादा पूछेंगे कि भाई HIV कंटामिनेटेड वेस्ट प्रोडक्ट का डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन आप किस में करोगे? तो अपन करेंगे एक तो सोडियम हाइपोक्लोराइड, कितना परसेंटेज? 1 to 10%। इसके अलावा फॉर्म एल्डिहाइड कितना परसेंटेज? 5%। और इथेनॉल 70%। याद रखना है तीनों चीजें विथ परसेंटेज कि सोडियम हाइपोक्लोराइड 1 to 10%, फॉर्म एल्डिहाइड जो है वो 5%, इथेनॉल जो है 70%।
पर HIV जो होता है वो कैसा वायरस है, एक हीट सेंसिटिव वायरस होता है, यानी कि अगर 56 डिग्री सेल्सियस पे HIV को रखा जाए फॉर नियरली 30 मिनट तो HIV क्या हो जाएगा, इनएक्टिवेट हो जाता है, यानी कि हीट सेंसिटिव वायरस होता है। और लास्ट में मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ कि HIV का इन्फेक्शन जो होता है वो कैजुअल नॉन सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से ट्रांसमिशन इसका नहीं होता है। अपन सब तो ऑब्वियस बात है कि मेडिकल स्टूडेंट्स है तो अपन को पता है कि भाई कैजुअल नॉन सेक्सुअल ट्रांसमिशन से या सॉरी कॉन्टेक्ट से HIV का इन्फेक्शन ट्रांसमिशन नहीं होता है। बट सोसाइटी के अंदर ये स्टिग्मा अपने को देखने को मिलता है, जहाँ पे ये लगता है कि भाई HIV का अगर कोई पेशेंट है उसको टच भी कर लेंगे तो अपने को ही हो जाएगा। इस वजह से कई दफ़ा पेशेंट जो होता है वो इस डर की वजह से ही वो डॉक्टर के पास ही नहीं जाता है, ट्रीटमेंट ही नहीं करवाता है। तो ये चीज़ अपन सबको और पूरी सोसाइटी को पता होना चाहिए कि HIV का जो इन्फेक्शन होता है वो कैजुअल नॉन सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से ट्रांसमिट नहीं होता है। So guys, that was all about today's lecture. If you found this lecture useful and helpful, then do like, share and subscribe the channel. Thank you for watching.